तो पहले हम लोग देखते हैं केस होते क्या हैं। केस के बारे में आपने हिंदी में भी पढ़ रखा होगा कि कारक जिसे कहते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा पदांश के लिए, इसी तरीके से केस में ही होते हैं इंग्लिश में। तो केस का जो मूल अर्थ होता है वो होता है कि किसी नाउन का यानी किसी संज्ञा का संबंध यदि सर्वनाम से दिखाना हो, उसके प्रोनाउन से दिखाना हो, तो वहाँ पे हम केस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग जान लेते हैं कि केस की डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि केस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। जैसा कि इसकी डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि द केस ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन शोज इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। मतलब एक नाउन या प्रोनाउन का जो केस होता है वो उस नाउन या प्रोनाउन का जो संबंध होता है वाक्य के अन्य शब्दों के साथ दिखाता है, यानी वाक्य के साथ जोड़ने का काम करता है, वही हमारा केस होता है। तो केस की डेफिनेशन ये होगी, या फिर इसको हिंदी में हम लिख लेते हैं कि केस यानी कि कारक, संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध, संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य में शेष शब्दों के साथ या दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है। तो हिंदी में तो आपको 6-7 केस मिलते हैं, लेकिन इंग्लिश में कुल टोटल 3 केस होते हैं। इन्हीं 3 केस को यदि आप समझ जाते हैं तो इंग्लिश में केस आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती है। तो इसमें तीनों पार्ट हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं? नॉमिनेटिव केस वो होते हैं कि जो कर्ता बनते हैं, यानी जो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं वो हमारे नॉमिनेटिव केस होते हैं। इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं कर्ता कारक। इसलिए हमको कर्ता कारक कहते हैं। फिर दूसरा हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जो होगा सेंटेंस में हमेशा कर्म बनेगा, इसीलिए इसका नाम हम लोग रखते हैं कर्म कारक, यानी ऑब्जेक्टिव केस। जो ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है वो हमारा कर्म कारक होता है, तो यहां पे इसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। फिर तीसरा हमारे पास आ जाता है पोसेसिव केस, यानी कि ये होता है अधिकरण कारक। अर्थात सेंटेंस में वे सारे शब्द जो किसी को कोई अधिकार प्रदर्शित कर रहे हों, वे सारे शब्द यहाँ पे पोसेसिव केस के अंतर्गत, अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं। तो ये होते हैं केस के टाइप। ये कितने प्रकार के केस होते हैं ये आज आपको बता दिए मैंने। अब इसमें इसके आगे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक एक केस को डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके एग्जाम्पल्स को लिखते हैं और समझते हैं कि केस होते कैसे हैं। तो पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला लेते हैं हम लोग नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, जैसा इस नॉमिनेटिव केस के इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया था कि नॉमिनेटिव केस वे केस होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का वर्क करते हैं। तो यहां पे इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब in the sentence, जब नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप, कर्ता के रूप में वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो क्या होता है? इट इज प्लेस्ड एज अ नॉमिनेटिव केस। क्लियर? कि जब ये नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में क्रिया की कर्ता के रूप में रखे जाते हैं, क्रिया की कर्ता के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, तो वहां पे उसे हम कहते हैं कि ये जो नाउन या प्रोनाउन हमारा है ये नॉमिनेटिव केस में रखा गया है। क्लियर?
तो ये इसकी हिंदी डेफिनेशन है। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में वाक्य में आता है तो नॉमिनेटिव केस में होता है। अब नॉमिनेटिव केस को पहचानने का और छोटा सा तरीका है, बहुत ही छोटा सा। उसे आप किसी भी सेंटेंस में हु लगा दीजिए। हु लगाने के बाद जो उत्तर आपको मिले वो सब हमेशा नॉमिनेटिव केस में मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखिए कि यदि हु लगाकर, ये इसमें अगर आप किसी सेंटेंस में हु लगा दें और हु लगा के प्रश्न कर रहे हैं तो उस प्रश्न के जवाब में यानी हु के जवाब में जो भी उत्तर आपको मिल रहा है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। क्लियर? जैसे कि राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, इसकी हिंदी में लिख लिया हमने, इसी को इंग्लिश में कर लेते हैं। राम गोज टू मार्केट, इसे हिंदी में लिख लें। अब इसमें राम गोज टू मार्केट इसको कर दिया गया तो हु गोज टू मार्केट, हु गोज टू मार्केट, तो हु गोज टू मार्केट अगर लिखेंगे हम लोग तो हु गोज टू मार्केट, तो यहां पे हु के जवाब में हमें क्या मिलेगा? राम मिलेगा। हु के जवाब में हमें राम मिल रहा है और राम यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में रखा हुआ है। तो हु के जवाब में मिलने वाला, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हु के जवाब में मिलने वाला जो वर्ड होता है हमको क्वेश्चन में वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं कि मोहन इज प्लेइंग, द चाइल्ड इज लाफिंग और ही रीड्स लाउडली। ये 3 वर्ड्स है, 3 सेंटेंस है। 3 सेंटेंस में देखिए कि प्लेइंग ये वर्ब है आपकी, तो ये वर्ब है और इस वर्ब का जो सब्जेक्ट बना हुआ है मोहन बना हुआ है। क्लियर? तो अभी मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा था आपको कि किसी भी वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। तो प्लेइंग का वर्ब जो हमें मोहन मिल रहा है तो मोहन यहाँ पे हमारा नॉमिनेटिव केस में हो जा रहा है। ठीक? यहाँ पे देखिए ये लाफिंग वर्ब है, लाफिंग का जो केस है में जो सब्जेक्ट है ये द चाइल्ड है, तो द चाइल्ड हमारा नॉमिनेटिव केस में होगा, द चाइल्ड हमारा नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा। इसी तरह से रीड्स यहाँ पे वर्ब है और रीड्स का ये हमारा सब्जेक्ट है तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस में होगा। क्लियर? उम्मीद है कि ये नॉमिनेटिव केस होते क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन में ही आपको लिखा दिया था और एक तरीका भी बता दिया मैंने आपको पहचानने का कि अगर आप प्रश्न में सेंटेंस में हु लगा के प्रश्न करते हैं तो हु के जवाब में जो भी उत्तर आपको मिलता है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। क्लियर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग पाते हैं अगला अपना ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मैंने शुरू के इंट्रो में ही बता दिया था कि जो सेंटेंस में कर्म का काम करे, जो नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में कर्म का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, वही भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस मिलता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि when a noun or pronoun is used as a object of a verb or preposition, प्रीपोजिशन मतलब कि ये चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो चाहे नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो, इट इज प्लेस्ड एज अ ऑब्जेक्टिव केस। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा हो या उसमें वर्ब की प्रीपोजिशन बन रही हो तो वहां पे वो नाउन या प्रोनाउन जो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस में मिलेगा। क्लियर? इसकी हिंदी डेफिनेशन, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव केस किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब वो क्रिया हमारी ट्रांसिटिव होगी, अर्थात सकर्मक क्रिया होगी, और सकर्मक क्रिया होने के कारण ही वहां पे हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि ये चीज मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में बता दिया, जो वर्ब वीडियो लेक्चर में बना रहा हूँ उसमें मैंने कई सारे वीडियो लेक्चर दिए, उसमें मैंने ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव नाम का टॉपिक उठाया था। तो उसमें आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि ट्रांसिटिव वर्ब के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट आएगा तभी हमारी कोई नाउन या प्रोनाउन हमारी ऑब्जेक्टिव केस में जा पाएगी। और जैसे
जैसे नॉमिनेटिव केस में हु लगा के अगर प्रश्न किया जाए तो उसके उत्तर में मिलने वाला जो वर्ड होता था वो नॉमिनेटिव केस में होता है। उसी प्रकार से अगर सेंटेंस में हम लोग किसको लगा के प्रश्न करें, किसको लगा के प्रश्न करें, तो किसको के जवाब में जो भी वर्ड हमें मिल रहा है वही हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। क्लियर? जैसे यहां पे लिखा, तो यहां देखिए कि लिखा मैंने, जो नाउन या प्रोनाउन ट्रांसिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद आता है वह ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। सेंटेंस के में वर्ब के साथ किसको या होम के बदले जो उत्तर मिले वही हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। यानी ऑब्जेक्टिव केस पहचानने का सीधा सा तरीका है कि सेंटेंस में क्रिया लीजिए, क्रिया के साथ आप किसको जोड़ दीजिए। जैसे मैंने तुम्हें ये गेंद दी, तो प्रश्न इसका अगर बनेगा तो मैंने किसको गेंद दी, तो जब उत्तर किसको का मिलेगा तुम्हें, तो ये तुम्हें जो शब्द आ रहा है यही हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे एक ऑब्जेक्टिव केस आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पे देखिए कि आपको मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं कि आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। तो यहाँ पे देखिए कि पहले रूल के अनुसार पहले मैं जो डेफिनेशन लिखाई थी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यदि कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये चीज आपको मैंने पहले डेफिनेशन में लिखाई थी, लेकिन इसका पहचान का तरीका क्या बताया था? पहचान के तरीके मैंने ये बताया था कि किसको लगाया जाए उत्तर में, प्रश्न में। अगर प्रश्न में किसको लगाया जा रहा हो, किसको के जवाब में जो उत्तर मिल रहा हो वही हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो यहां पे सेंटेंस मिल गया। अब इसका जवाब अगर हम पूछते हैं कि मैं किसको पढ़ाता हूं, अगर प्रश्न पूछा गया कि मैं किसको पढ़ाता हूं, whom do I teach, है, तो ये हमारा हो जाएगा किसको के जवाब में तुम्हें आएगा, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है। क्लियर? कि इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी वर्ब का यदि वो कोई भी नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो हमें वहां पे ऑब्जेक्टिव केस में मिलेगा। या फिर ऑब्जेक्टिव केस अगर आप ना पहचान पा रहे हो तो कोई सेंटेंस में किसको लगा के उसका प्रश्न बना दीजिए, और किसको के जवाब में जो उत्तर आपको मिल जाए वही हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे यहां भी देख लीजिए, आई बाई अ कार। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए कि किसको लगा के प्रश्न करते समय वर्ब का जरूर प्रयोग कीजिए। जैसे मैंने यहाँ कहा था मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो मैं किसको पढ़ाता हूँ, वर्ब का यूज मैंने किया। वर्ब के साथ लेकर किसको लगाइएगा। जैसे तुम एक कार खरीदते हो, तुम एक कार खरीदते हो, अब कार तो यहाँ नाउन है और नाउन क्या बना हुआ है, वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो ये कार हमारी ऑब्जेक्टिव केस में है। और इस कार की जगह अगर हम लोग कर ले कि तुम किसको खरीदते हो, किसको खरीदते हो, तो ये क्या हो जाएगा, किसको के जवाब में मिल रहा है कार, और यही एक कार जो है हमारी ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर? इसी प्रकार से यहां भी राइस ये नाउन है, ये कुक का ऑब्जेक्ट बना हुआ तो ऑब्जेक्टिव केस में है। नेहा चावल पकाती है, तो नेहा किसको पकाती है, उत्तर में मिल रहा है चावल पकाती है, तो चावल ही हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है। क्लियर? उम्मीद है ऑब्जेक्टिव केस आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं अपने पोसेसिव केस की तरफ। तो अब बढ़ते हैं अपने पोसेसिव केस की तरफ। पोसेसिव केस का इंट्रोडक्शन मैंने क्या दिया था, यह अधिकरण सूचक होता है, यह अधिकार सूचना देता है, या फिर किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन जो हो, संबंध जो हो, अन्य शब्द से दिखाता है वाक्य में प्रयुक्त हुए, तो वहां पे हम लोग पोसेसिव केस पाते हैं। पोसेसिव केस का सबसे सीधा सा आप लोगों ने देखा होगा कि ये एपोस्ट्रॉफी लगा के मिल जाता है। जैसे यहां लिखा गया राम्स कार, तो ये हमारा एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ मिल जाए तो वहां पे हम लोग जान जाते हैं कि पोसेसिव केस का प्रयोग किया गया है। क्लियर? तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर उसके बाद इसकी पहचान देखते हैं हम लोग। पोसेसिव केस की डेफिनेशन के लिए हम देखते हैं कि व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन शोज पोसेशन ऑफ और रिलेशन विद समथिंग इट इज प्लेस्ड इन द पोसेसिव केस। यानी कि आप लोग इस डेफिनेशन को पढ़ के जान गए होंगे कि अभी तक तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम, लेकिन यहां क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी नाउन का संबंध यानी किसी संज्ञा का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी चीज से दिखाया जा रहा हो
तो वहां पे वो संज्ञा हमारी पोसेसिव केस में होती है। यहाँ हिंदी में भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि नाउन के जिस रूप से अधिकार या संबंध का बोध हो वह पोसेसिव केस में होता है। यानी इस बात को आप क्लियर हो गए डेफिनेशन को ही देखकर कि यहाँ पे हम लोग जो पोसेसिव केस में जो यूज होता है वो नाउन का ही फॉर्म यूज होता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि नाउन के जिस रूप से अधिकार प्रकट हो रहा है संबंध में, वहीं पे हमें पोसेसिव केस मिलता है। जैसे नॉमिनेटिव केस के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि कौन लगाइए प्रश्न में, और कौन लगा के अगर आपको उत्तर मिल रहा है तो वो हमारा नॉमिनेटिव केस में होगा। अगर किसको लगाया प्रश्न में और किसको के जवाब में जो उत्तर मिल रहा है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, कारण कारक में होगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है अधिकार, नाउन। तो यहाँ पे सेंटेंस में अगर किसका लगाया जाए या किसकी लगाया जाए और उसके जवाब में जो उत्तर हमें मिले वो हमारा होता है पोसेसिव केस। क्लियर? चलिए लिख लेते हैं इसके लिए। आप यहाँ देखिए आपके लिए मैंने लिख भी दिया है कि किसी नाउन के साथ किसका या किसकी लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त हो वो पोसेसिव केस होता है। यानी नाउन के साथ, नाउन को लेकर ही आपको किसका या किसकी का प्रयोग करना है, और उस किसका या किसकी के जवाब में जो भी उत्तर आपको मिले वही उत्तर आपका पोसेसिव केस में मिलेगा। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स को लेते हैं, जैसे ये पोसेसिव केस आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि अधिकतर पोसेसिव केस में आप लोगों को क्या मिलेगा, ये एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा के एस का प्रयोग कर देंगे और यहाँ पे हम लोगों को पोसेसिव केस क्लियर दिखाई देगा। लेकिन मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि सेंटेंस में प्रयुक्त हुए सारे शब्द पोसेसिव केस में गिने जाते हैं जो संज्ञा का संबंध अन्य शब्दों से दिखा रहे हों। तो यहाँ पे तो ये संज्ञा का संबंध अन्य शब्द से राम की कार है, सोहन के पिता हैं, लेकिन ये माई फ्रेंड, ये माई वर्ड जो है इस सरला का जो संबंध है ये फ्रेंड के साथ दिखा रहा है, इसीलिए माई भी हमारा पोसेसिव हो जाएगा। या दिस बैग इज हर्ष, तो हर्ष जो है ये बैग का संबंध, बैग से संबंध दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये हर्ष जो होगा ये पोसेसिव केस में हो जाएगा। तो नाउन के अंतर्गत जो हम लोग नाउन का फॉर्म पढ़ते हैं, नाउन में जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन के जो नॉमिनेटिव केस का एक अलग से चार्ट होता है जिसको हम लोग सभी जानते हैं, आई बी यू दे ही शी इट, ये सारी चीजें ये नॉमिनेटिव केस की प्रोनाउन है। लेकिन इन्हीं का ऑब्जेक्टिव केस बनता है, इन्हीं का पोसेसिव केस बनता है। इसका मैंने कंप्लीट चार्ट बनवा रखा है, इसका एक वीडियो लेक्चर में मैंने आपको, जिसमें मैं प्रोनाउन के पार्ट बता रहा हूँ, उसके पार्ट 1 में चले जाइए। अगर जिसका लिंक आपको नीचे पार्ट ऑफ स्पीच की जो प्लेलिस्ट होगी वहाँ आपको मिल जाएगा, और यदि आपको वहाँ से नहीं मिलता तो ऊपर आई बटन पे मैं उसे लिंक कर दूंगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिए कि इसका कंप्लीट चार्ट मैंने बनवा रखा है कि पर्सनल प्रोनाउन में जो नॉमिनेटिव केस का, पोसेसिव केस का, फिर पोसेसिव केस में 2 प्रकार होते हैं। एक हमारा जो होता है पोसेसिव प्रोनाउन होता है और दूसरा हमारा होता है पोसेसिव एडजेक्टिव। ये 2 पार्ट होते हैं पोसेसिव के, उस चार्ट में ये चीज मेंशन की गई है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, हर पर्सनल प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्टिव क्या बनता है वो भी उस चार्ट में आपको क्लियरली बताया गया। तो जाके उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ये माई और ये हर्ष ये क्यों पोसेसिव बने। क्लियर? तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि ये हो गया पोसेसिव केस, तो आप पहचाने जान गए। लेकिन एक चीज मैंने बताई थी, किसको या किसकी, एक किसका या किसकी लगाने से आपको पता लग जाएगा। जैसे राम की कार नई है, तो किसकी कार नई है, तो उत्तर में मिलेगा राम की। ये फिर ही सोहन्स फादर, तो वो किसके पिता हैं, वो पिता है किसके, यहाँ किसके के जवाब में सोहन मिला, तो ये सोहन हमारा पोसेसिव केस हो जाएगा। सरला माय फ्रेंड, तो सरला किसकी मित्र है, तो किसकी के जवाब में हमें क्या मिल रहा है, माई, ये हमारा पोसेसिव हो जाएगा। दिस बैग इज हर्स, ये बैग किसके है, तो किसके के जवाब में हर मिल रहा है, इसलिए हर हमारा पोसेसिव में हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गई होगी कि किसका या किसकी या किसके का यूज करने से जो उत्तर हमें मिल रहा है वो पोसेसिव केस में मिल रहा है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि केस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक केस का मैंने अलग अलग डिफाइन कर दिया। और इस डेफिनेशन में, इस समझाने के बीच में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ऑलरेडी बने बनाए प्रिपेयर रेडीमेड मिल जाते हैं, उन्हें उठाया और यूज किया जिससे रेडीमेड होता है। लेकिन जो पोसेसिव केस होता है इसे बनाना पड़ता है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे एक बात कही थी
कि मैं आपको आज पोसेसिव केस बनाना सिखाऊंगा। तो अब मैं उस पार्ट की तरफ आगे बढ़ता हूँ जिसमें मैं आपको पोसेसिव केस बनाना सिखाऊंगा कि पोसेसिव केस में कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ पे पोसेसिव केस बनाए जाते हैं, कहाँ जीवित चीज़ों के साथ क्या चीज़ यूज़ की जाती है पोसेसिव बनाने के लिए, निर्जीव के साथ क्या यूज़ किया जाता है, या न्यूट्रल जेंडर के साथ, यानी हर प्रकार के जेंडर के साथ क्या क्या चीज़ यूज़ करके हम लोग उसका पोसेसिव बनाते हैं। तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि पोसेसिव हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पोसेसिव बनाने के कुछ नियम मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। इन नियमों के अनुसार ये होता है कि लिविंग बीइंग में सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़ देते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा के। कोई भी सजीव चीज है तो उसका अगर हमें पोसेसिव बनाना है तो उसके अंत में हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसे हम लोग पोसेसिव में यूज कर देते हैं। अब वहीं पे आ जाता है कि प्लूरल नाउन के अंत में यदि एस नहीं है, यानी कोई ऐसा प्लूरल नाउन आ जाता है जिसके अंत में एस आपको नहीं देखने को मिलता है, जैसे प्लूरल नाउन मैन आ गया तो इसके साथ एस देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसके अंत में हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के और इसको हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्लूरल नाउन के अंत में एस लगा हुआ है, उसका पोसेसिव बनाना तो उसमें हम एस नहीं लगा, जिससे यहाँ लिखा है बॉयज, तो बॉयज का अगर पोसेसिव बनाना है तो इसमें एस नहीं लगाएंगे, इसके बाद खाली एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा देंगे और ये हमारा पोसेसिव बन जाएगा। क्लियर। दूसरे नियम के अंतर्गत हम पाते हैं कि प्लूरल नाउन के अंत में यदि एस नहीं है तो वहां पर एस लगाते हैं, और यदि अंत में एस लगा हुआ है तो एपोस्ट्रोफी का खाली एपोस्ट्रोफी, केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम लोग कर देते हैं, केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर देते हैं यहाँ पे, जैसे इस प्रकार से हमने किया है। फिर इस प्रकार से हम आ जाते हैं कि नॉन लिविंग थिंग का पोसेसिव बनाने के लिए ऑफ जोड़ा जाता है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं। यानी कोई भी चीज अगर निर्जीव है, कोई भी निर्जीव वस्तु है, जैसे कुर्सी की टांगे, कुर्सी की टांग, तो चेयर्स लेग नहीं लिख सकते वहां पे, आप वहां पे लिखेंगे द लेग ऑफ द चेयर। तो यहाँ पे कोई भी निर्जीव चीज है तो वहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसका पोसेसिव आप नहीं बनाएंगे, वहां पे आप लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे और वहां पे उसका पोसेसिव बना देंगे। क्लियर। अगले नियम के अंतर्गत क्या होता है, लिविंग थिंग्स, यानी कोई भी लिविंग चीज है मतलब सजीव चीज है तो उसके साथ ये नियम आपको यूज नहीं करना है, यानी सजीव चीज के साथ आप ऑफ भी लगा सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है कि अगर आप एपोस्ट्रोफी एस ना लगाना चाहें तो आप ऑफ लगा दें, वहां भी वो चीज सही मान लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि निर्जीव चीज के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग आपको नहीं करना है, ये बात बिल्कुल बात समझ लीजिए। लेकिन अगर सजीव चीज है तो आप वहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगा के भी उसका पोसेसिव बना सकते हैं और ऑफ लगा के भी पोसेसिव बना सकते हैं, कोई प्रतिबंध उस पर नहीं है। अब अगले नियम के अनुसार सामान्यतः अभी मैंने आपको बताया कि निर्जीव चीज के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसका पोसेसिव नहीं बना सकते, लेकिन कहीं पर इंग्लिश में अपवाद है। अपवाद कहाँ कहाँ पे है, अगर उस निर्जीव शब्द से ऐसा शब्द मिल रहा है जिससे आपको पता लग रहा है कि निर्जीव है, लेकिन यदि उस शब्द से समय का पता लग रहा है, स्थान का पता लग रहा है, भार का पता लग रहा है, तो आप वहां पर ऑफ नहीं लगाएंगे, आप वहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसका पोसेसिव बना सकते हैं। या फिर कोई प्रसिद्ध वस्तु, प्रसिद्ध जगह मिल जाती है या प्रसिद्ध वस्तु मिल जाए, ताजमहल हो गया, हाई कोर्ट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, कोई प्रसिद्ध वस्तु है तो उसके साथ भी आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके उसका जो है पोसेसिव बना सकते हैं। क्लियर। अगले में आ जाता है कि यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों, यानी दो नाउन यदि एंड से जुड़े हों, जैसे मोहन एंड सन, मोहन एंड सन, तो इससे आपको पता लग रहा है कि ये दोनों एक ही शब्द हैं, तो इसमें पहले नहीं दूसरे वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे और ये पूरे वर्ड का हमें पोसेसिव मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इन दोनों से अलग अलग, इन दोनों का अलग अलग पोसेसिव यूज करना होता है, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया कि राम एंड श्याम, तो इन दोनों के साथ अगर हम एस लगाते हैं तो दोनों से अलगाव का व्यक्त होता है, राम्स एंड श्याम्स कार, राम की कार अलग है, श्याम की कार अलग है, यानी दोनों से दो अलगाव का व्यक्त हो रहा है, दो सेपरेशन आपको दिखाया जा रहा है। तो वहां पे दोनों नाउन अगर एंड से जुड़े हैं तो दोनों नाउन के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस लगा दें, वहां पे आपको अलगाव व्यक्त हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपको दो नाउन एंड से जुड़े मिल रहे हैं और दोनों नाउन से किसी एक ही शब्द का बोध कराना हो तो पहले वाले को छोड़िए, दूसरे वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाइए और ये हमारा पोसेसिव बन जाएगा। क्लियर। उम्मीद है कि पोसेसिव बनाने का नियम जो आपको था वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इन रूल्स को नोट कर लीजिए और नोट करके आप तैयार कर लीजिए और
इससे आप पोसेसिव बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको केस क्या होते हैं ये चीज आपको बताई है, और इस केस के बारे में आपको पूरी तरीके से A to Z एवरीथिंग मैंने आपको सिखा दी है। उम्मीद है ये चीज आपने नोट कर ली होगी और इसे कुछ हद तक जान भी लिया होगा। मैं पूरी गारंटी नहीं लेता क्योंकि एक ही वीडियो लेक्चर में आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप ये चीज अगर नोट करके रखते हैं तो आपको बार बार पढ़िए। और ये यकीन मानिए मेरा कि बोर्ड परीक्षा 2022 जो आने वाली है, इसमें आपको केस से संबंधित नॉलेज बहुत ही काम आने वाली है। और दूसरी चीज है, केस एक ऐसी चीज है जो हमेशा काम आती है। यानी कारक जो होगा वो कारक, चाहे आप हिंदी में पढ़ें चाहे इंग्लिश में केस के नाम से पढ़ें, ये हमेशा आपको काम आएगा। और साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जाके मेरे उस वीडियो लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने पर्सनल प्रोनाउन के जो केस होते हैं वो समझाए हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, एडजेक्टिव केस क्या होता है, प्रोनाउन का केस क्या होता है, इस टाइप के केस मैंने आपको बताए हैं। वहां से जाइए, आप उसे तैयार कर लीजिए, तो आपके लिए वो बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। और यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, लाइक करते रहिए, जिससे यदि आप लाइक करते रहते हैं मेरे वीडियो को, कमेंट करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, तो मेरा भी एक मोटिवेशन बना रहता है कि मैं भी आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर आऊँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ, जो आपके लिए आपके एजुकेशन में बिल्कुल बूस्टर का काम कर दे, जो आपकी एजुकेशन में एकदम बूस्टर का काम कर दे। एक बूस्टर डालना चाहता हूं आपके अंदर, तो मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, क्योंकि शेयर करते रहने से आपके जो अन्य मित्र हैं जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक मेरा वीडियो पहुंच जाएगा, वो भी इस वीडियो का लाभ पा सकेंगे। और यदि अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, क्योंकि अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर जो कि बोर्ड परीक्षा पे डिपेंड है, इंग्लिश में आपकी इतनी मजबूत कर दूंगा, इतनी अच्छी कर दूंगा कि आपको इंग्लिश में कोई पीछे नहीं कर सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन का बटन सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन्हें देखकर उनका लाभ पा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।